क्या जरूरी फैसले लेते समय हम हमेशा सही दिशा चुनते हैं? हमारे दिमाग के वो कौन से शॉर्टकट हैं जो हमें गुमराह कर देते हैं? क्या असल में खुशी पाने का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं? अगर इन सवालों ने आपको जकड़ा है तो नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कहनेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमारे दिमाग की इसी पेचीदा प्रक्रिया की परतें खोलती है। कहनेमन इस किताब में बताते हैं कि हमारे दिमाग में असल में दो अलग अलग सोचने की प्रणालियां काम करती हैं। सिस्टम 1, यह हमारा तीव्र और स्वचालित सोचने का तरीका है। यह सहज ज्ञान और आदतों पर आधारित होता है। जैसे ही हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, यह सिस्टम 1 जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर, शाम को अचानक बारिश होने पर आप बिना सोचे समझे छाता लेने का फैसला कर लेते हैं। सिस्टम 2, यह हमारा धीमा और सोच समझकर चलने वाला सोचने का तरीका है। यह तर्क और विश्लेषण पर आधारित होता है। जटिल परिस्थितियों या महत्वपूर्ण फैसलों में सिस्टम 2 सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए, आप नया घर खरीदने का फैसला करते हैं तो विभिन्न विकल्पों पर गौर करेंगे, उनके फायदे नुकसान का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। यह सब सिस्टम 2 का काम है। कहनेमन बताते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर वक्त हमारा सिस्टम 1 ही काम कर रहा होता है। यह तेज और कम मेहनत वाला रास्ता है, लेकिन यही वजह है कि हम कई बार गलतियां भी कर बैठते हैं। कहनेमन इस किताब में इन 2 सोचने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताते हैं, साथ ही यह भी कि हमारी सोच में कैसे गलतफहमियां और पूर्वाग्रह घुसे होते हैं और वे हमारे निर्णय लेने को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अगर आप इस बारे में बेहतर समझ हासिल करना चाहते हैं कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे ज्यादा जागरूक और बेहतर निर्णय लेने वाले बन सकते हैं, तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब आपके लिए जरूरी है। हमारे दिमाग में एक दिलचस्प खेल चल रहा है, 2 किरदारों के बीच एक फिल्म जैसी कहानी जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, ड्रामा और विरोधाभास हैं। 2 किरदारों में सिस्टम 1 शामिल है, सहज, स्वचालित और भावनात्मक, और सिस्टम 2 परिपक्व, धीमा और गणना करने वाला। जब उनका सामना होता है तो उनकी बातचीत यह निर्धारित करती है कि हम कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। सिस्टम 1 मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सहज रूप से और अचानक काम करता है, अक्सर बिना किसी सचेत नियंत्रण के। जब आप बहुत तेज और अचानक आवाज सुनते हैं तो आप इस सिस्टम को क्रियाशील रूप में अनुभव कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप तुरंत और स्वचालित रूप से अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर सकते हैं। यह सिस्टम 1 है। यह प्रणाली लाखों वर्षों के विकास की विरासत है। इसका महत्वपूर्ण लाभ त्वरित निर्णय और आकलन करने की क्षमता में निहित है। सिस्टम 2 वह है जिसका मतलब हम तब समझते हैं जब हम किसी व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने और विश्वासों के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के हिस्से की कल्पना करते हैं। यह मन की सचेत गतिविधियों जैसे कि आत्मनियंत्रण, चुनाव और जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप भीड़ में एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। आपका दिमाग जानबूझकर काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह व्यक्ति की विशेषताओं या उसके निर्देशांक निर्धारित करने में मदद करने वाली किसी भी चीज को याद रखता है। यह क्षमता विकर्षणों को समाप्त करती है, जिससे आपको अप्रासंगिक विषयों को अनदेखा करने में मदद मिलती है। यदि आप इस जानबूझकर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे कुछ ही मिनटों में पहचान सकते हैं, जबकि यदि आप विचलित हैं तो आपको उसे खोजने में मुश्किल होगी। जैसा कि आप अगले भाग में देखेंगे, इन 2 प्रणालियों के बीच का संबंध यह निर्धारित करता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। 2 सिस्टम आलसी है। जड़ता गलतियों को जन्म दे सकती है और बुद्धिमत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह देखने के लिए कि दोनों प्रणालियां कैसे काम करती हैं, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्टिक एंड बॉल समस्या को हल करने का प्रयास करें। एक बल्ले और गेंद की कीमत $1.10 है। बल्ला गेंद से $1 महंगा है, तो गेंद की कीमत कितनी है? जो कीमत दिमाग में आती है, $0.10, वह एक भावनात्मक और स्वचालित प्रणाली का परिणाम है और यह काम कर रहा है। कुछ सेकंड लें और इस समस्या को हल करने का प्रयास करें। क्या आपको अपनी गलती दिख रही है? सही उत्तर $0.05 है। अभी जो हुआ वह यह है कि आपका आवेगशील सिस्टम एक नियंत्रण ले लेता है और अपने आप ही आपकी आंतरिक भावनाओं पर भरोसा करके प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यह बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। आम तौर पर जब कोई अस्पष्ट स्थिति सामने आती है तो सिस्टम 1 समस्या को हल करने के लिए सिस्टम 2 को बुलाता है, लेकिन बल्ले और गेंद की समस्या में सिस्टम 1 को धोखा दिया गया। यह समस्या को बहुत सरल मानता है और गलती से यह मान लेता है कि इसे हल किया जा सकता है।
स्टिक एंड बॉल समस्या हमारी आलसी मानसिक श्रम की प्रवृत्ति को उजागर करती है। जब मस्तिष्क सक्रिय होता है तो हम आमतौर पर केवल न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो उस कार्य के लिए पर्याप्त होती है। इसे न्यूनतम प्रयास के नियम के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि सिस्टम 2 के साथ उत्तरों की समीक्षा करने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए जब मन को लगता है कि सिस्टम 1 का उपयोग करना ही पर्याप्त है तो वह ऐसा नहीं करेगा। आलस्य हानिकारक है क्योंकि सिस्टम 2 का अभ्यास मानव बुद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शोध से पता चलता है कि सिस्टम 2 कार्य करने के लिए ध्यान और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो हमें अधिक बुद्धिमान बनाता है। स्टिक एंड बॉल समस्या इसे दर्शाती है क्योंकि हमारा दिमाग सिस्टम 2 का उपयोग करके हमारे उत्तरों की दोबारा जांच कर सकता था और इस तरह आम त्रुटि से बच सकता था। यदि हम सिस्टम 2 का उपयोग करने में आलसी और सुस्त हैं, तो हमारा दिमाग अपनी बुद्धिमान शक्ति को सीमित कर देगा। 3. ऑटो पायलट। हम हमेशा सचेत रूप से अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित क्यों नहीं करते हैं? जब आप सोंडोस्कोपी अक्षर देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप पहले ईट शब्द देखते हैं तो क्या होगा? अब जब आप सोंडोस्कोपी शब्द को फिर से देखते हैं तो आपको इसे सूप के रूप में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रक्रिया को प्राइमिंग के रूप में भी जाना जाता है। जब हम किसी ऐसे शब्द, अवधारणा या घटना के सामने आते हैं जो हमें संबंधित शब्दों और अवधारणाओं की याद दिलाता है, तो हम लालच में आ जाते हैं। यदि आप ऊपर दिए गए शब्द ईट के बजाय शॉवर शब्द को देखें, तो आप शायद सोप शब्द की तस्वीर देखेंगे। यह गिरने की घटना न केवल हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे कार्य करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। जिस तरह आपका दिमाग कुछ खास शब्दों और अवधारणाओं को सुनकर प्रभावित होता है, उसी तरह आपका शरीर भी प्रभावित हो सकता है। इस घटना का एक प्रमुख उदाहरण एक अध्ययन में पाया जा सकता है, जिसमें प्रतिभागियों को बुढ़ापे से जुड़े शब्दों जैसे फ्लोरिडा और झुर्रिया से आकर्षित किया गया था, जिनकी प्रतिक्रियाएं सामान्य से धीमी हो गईं। आश्चर्य की बात यह है कि हम इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि हमारे विचार और कार्यकलाप चारा छोड़े जाने से प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रलोभन से पता चलता है कि आम धारणा के विपरीत हम हमेशा सचेत रूप से अपने कार्यों, निर्णयों और विकल्पों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके बजाय हम हमेशा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से निर्देशित होते हैं। उदाहरण के लिए, कैथलीन वोहस द्वारा किए गए शोध से यह साबित होता है कि सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से लोग ज्यादा व्यक्तिगत रूप से जीते हैं। जो लोग पैसे की अवधारणा के शिकार होते हैं, उदाहरण के लिए पैसे की तस्वीरें देखकर, वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और दूसरों से जुड़ने, उन पर निर्भर रहने या उनसे अनुरोध स्वीकार करने के लिए कम इच्छुक होते हैं। वोहस के शोध से एक निहितार्थ यह है कि मौद्रिक उत्तेजनाओं से भरे समाज में रहने से लोग ज्यादा स्वार्थी हो सकते हैं। अन्य सामाजिक कारकों की तरह प्रलोभन व्यक्ति के विचारों और उसके परिणाम स्वरूप उसके विकल्पों, निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है, और वे संस्कृति में प्रतिबिंबित होते हैं तथा उस सामाजिक पैटर्न को प्रभावित करते हैं जिसमें हम रहते हैं। 4. त्वरित निर्णय। मन कितनी शीघ्रता से निर्णय लेता है, तब भी जब उसके पास तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आप किसी पार्टी में बेन नाम के किसी व्यक्ति से मिलते हैं और पाते हैं कि वह बहुत मिलनसार है। फिर जब कोई आपसे पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दान करना चाहता है, आप बेन के बारे में सोचते हैं, हालांकि आप उसके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि वह कितना मिलनसार है। दूसरे शब्दों में, आपको बेन के व्यक्तित्व का एक हिस्सा पसंद है और इसलिए आपको लगता है कि आपको उसके बारे में बाकी सब कुछ पसंद है। हम अक्सर किसी व्यक्ति से प्यार या नफरत करते हैं, भले ही हम उसके बारे में बहुत कम जानते हों। बिना पर्याप्त जानकारी के चीजों को सरल बनाने की मन की प्रवृत्ति अक्सर निर्णय संबंधी त्रुटियों की ओर ले जाती है। इस घटना को अतिरंजित भावनात्मक स्थिरता कहा जाता है, जिसे हेलो प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। बेन की निकटता के बारे में एक सकारात्मक भावना आपको बेन पर एक आभा डालने का कारण बनती है, तब भी जब आप यह नहीं समझते कि वह क्या है। लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है जिससे हमारा दिमाग निर्णय लेते समय शॉर्टकट अपनाता है। लोगों में पुष्टि पूर्वाग्रह भी होता है, अर्थात ऐसी जानकारी से सहमत होने की प्रवृत्ति जो उनके पूर्व विश्वासों का समर्थन करती है तथा जो भी उसके अनुकूल हो उसे स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति। हम इस घटना को तब देख सकते हैं जब हम पूछते हैं, क्या जेम्स मिलनसार है?
अध्ययनों से पता चलता है कि जब इस तरह के सवाल का सामना बिना किसी अन्य जानकारी के किया जाता है तो जेम्स को एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में देखना आसान होता है, क्योंकि मन स्वचालित रूप से सुझाए गए विचार से सहमत होता है। हेलो प्रभाव और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह एक ही समय पर होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे अक्सर गलतियां होती हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा सटीक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं होता है। हमारा दिमाग गलत सुझावों पर भरोसा करता है और डेटा में अंतराल को भरने के लिए चीजों को बहुत सरल बना देता है, जिससे हम संभावित रूप से गलत निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं। चारा डालने की तरह ये संज्ञानात्मक घटनाएं पूरी तरह से अनजाने में घटित हो सकती हैं और हमारे विकल्पों, निर्णयों और कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। 5. चिंतन। मन कितनी जल्दी निर्णय लेने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करता है। हम अक्सर खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। ऐसा करने के लिए हमारे दिमाग ने हमारे आसपास की चीजों को तुरंत समझने में मदद करने के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट विकसित किए हैं। इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। अधिकांश भाग के लिए ये प्रक्रियाएं बहुत उपयोगी हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग अक्सर इनका अत्यधिक उपयोग करता है। इन नियमों को अनुचित स्थितियों में लागू करने से गलतियां हो सकती हैं। ह्यूरिस्टिक्स क्या हैं और इसके बाद होने वाली त्रुटियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम 2 प्रकारों पर विचार कर सकते हैं: प्रतिस्थापन ह्यूरिस्टिक और उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। वैकल्पिक अनुमान तब होता है जब हम वास्तव में पूछे गए प्रश्न की तुलना में आसान प्रश्न का उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए, यह प्रश्न पूछें, एक महिला शेरिफ के लिए चुनाव लड़ रही है, वह उस मंत्रालय में कितनी सफल होगी? हम स्वचालित रूप से उस प्रश्न को बदल देते हैं जिसका हमें उत्तर देना चाहिए था, जैसे क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती है जो एक अच्छी शेरिफ बन सकती है? इस प्रयोग का मतलब है कि उम्मीदवार की प्रोफाइल और नीतियों पर शोध करने के बजाय हम बस खुद से एक बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह महिला उम्मीदवार की हमारी मानसिक छवि के अनुरूप है, अच्छी शेरिफ है या नहीं। दुर्भाग्यवश यदि वह उस मानसिक छवि में फिट नहीं बैठती तो हम उसे बाहर निकाल देंगे, भले ही उसके पास अपराध से लड़ने का वर्षों का अनुभव है जो उसे एक अच्छा उम्मीदवार बनाता है। इसके बाद बिल्ट इन ह्यूरिस्टिक्स आता है, जो तब होता है जब आपको लगता है कि कुछ होने की संभावना अधिक है क्योंकि आप इसके बारे में अधिक बार सुनते हैं या इसे याद रखना आसान पाते हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रोक से यातायात दुर्घटनाओं की तुलना में अधिक मौतें होती हैं, लेकिन एक अध्ययन में पाया गया कि 80% उत्तरदाताओं का मानना था कि यातायात दुर्घटनाओं से अधिक लोग मरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मीडिया में इन मौतों के बारे में अधिक सुनते हैं और क्योंकि वे एक गहरी छाप छोड़ते हैं। हम स्ट्रोक की तुलना में एक भयानक दुर्घटना से हुई मौतों को अधिक आसानी से याद रखते हैं और इसलिए हम इन खतरों के प्रति अनुपयुक्त प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना रखते हैं। 6. संख्याओं से घृणा। क्यों हम आंकड़ों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और क्यों हम इनके कारण टालने योग्य गलतियां करते हैं? आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं? एक प्रभावी तरीका आधार दर को याद रखना है। यह सांख्यिकी में आधार दर को संदर्भित करता है जिस पर अन्य सांख्यिकी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि एक बड़ी टैक्सी कंपनी के पास 20% पीली कारें और 80% लाल कारें हैं। यानी पीली टैक्सियों के लिए आधार दर 20% और लाल कारों के लिए 80% है। यदि आप किसी कार को बुलाते हैं और उसका रंग अनुमान लगाना चाहते हैं, तो आधार पैमाने को याद रखें और आप अपेक्षाकृत सटीक भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए किसी घटना की भविष्यवाणी करते समय हमेशा आधार दर को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। वास्तव में आधार दर के बारे में भूल जाना बेहद आम बात है। हम अपने बेस रेट को भूल जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या उम्मीद करते हैं, बजाय इसके कि क्या होने की सबसे अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए, ऊपर दी गई टैक्सियों की कल्पना करें। यदि आप 5 लाल कारों को गुजरते हुए देखते हैं, तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि अगली कार भी लाल होगी। लेकिन चाहे किसी भी रंग की कितनी भी कारें गुजरें, अगली कार के लाल होने की संभावना अभी भी लगभग 80% है, और अगर हम बेस रेट को याद रखें तो हमें इसका एहसास होगा। लेकिन इसके बजाय हम अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या देखने की उम्मीद करते हैं, एक पीली कार, और इसलिए गलतियां करना आसान है। डेटा से निपटने के दौरान मानवीय समस्याओं से जुड़ी एक आम गलती बेस रेट की अनदेखी करना है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सब कुछ औसत पर वापस आ जाएगा।
इसका मतलब है कि यह स्वीकार करना कि सभी स्थितियों का एक माध्य होता है और माध्य से उतार चढ़ाव अंतः संतुलन में वापस आ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक फुटबॉल स्ट्राइकर जो औसतन हर महीने 5 गोल करता है, सितंबर में 10 गोल करता है, तो उसका कोच खुश होगा, लेकिन अगर साल के बाकी दिनों में वह सिर्फ एक महीने में 5 गोल करता है, तो कोच उसकी आलोचना करेगा कि वह अपना फॉर्म बरकरार नहीं रख पा रही है। हालांकि वह आलोचना के लायक नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ औसत पर वापस जा रही है। 7. भूतकाल की बुराइयां। हम घटनाओं को अनुभव से नहीं बल्कि बाद में देखकर याद करते हैं। हमारा दिमाग अनुभवों को सीधी रेखा में रिकॉर्ड नहीं करता। हमारे पास 2 मशीनें हैं जो अलग अलग स्थितियों को रिकॉर्ड करती हैं। पहला अनुभवात्मक सो है, जो वर्तमान में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसे रिकॉर्ड करता है। यह पूछता है, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। दूसरा फ्लैशबैक है, जो पूरी घटना को रिकॉर्ड करता है। यह पूछता है, मैं सामान्य रूप से कैसा महसूस कर रहा हूं। अनुभव करने वाला स्वयं जो कुछ हुआ उसका अधिक सटीक वर्णन है, क्योंकि उस क्षण हम कैसा महसूस करते हैं यह सबसे सटीक है। लेकिन फ्लैशबैक ऑन्टोलॉजी उतनी सटीक नहीं है, क्योंकि यह घटना के समाप्त होने के बाद केवल कुछ प्रमुख यादों को ही रिकॉर्ड करती है। स्मृति के अनुभव पर हावी होने के 2 कारण हैं। पहला कारण अवधि उपेक्षा कहलाता है, जहां हम किसी घटना के पूरे क्रम को भूलकर उसका एक छोटा सा हिस्सा याद रख पाते हैं। ऐसा पीक एंड नियम के कारण होता है, जहां हम अक्सर किसी घटना के अंत में क्या होता है इस पर ज्यादा जोर देते हैं। दृश्यावलोकन के लिए एक प्रयोग पर विचार करें जिसमें लोगों की दर्दनाक कोलोनोस्कोपी की यादें दर्ज की गईं। एंडोस्कोपी से पहले लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह में बहुत लंबी कोलोनोस्कोपी की गई थी, जबकि दूसरे समूह में तेज एंडोस्कोपी की गई थी, लेकिन अंत में दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। आपको लगता होगा कि सबसे ज्यादा असहज मरीज वे थे जिनकी कोलोनोस्कोपी ज्यादा समय तक चली, क्योंकि उन्हें दर्द को ज्यादा समय तक सहना पड़ा। उस समय उन्हें बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। एंडोस्कोपी के दौरान जब दर्द के बारे में पूछा जाता है, तो अनुभव वाला स्वयं सही उत्तर देगा। जिसे कोलोनोस्कोपी ज्यादा समय तक करानी होगी, उसे ज्यादा बुरा महसूस होगा। हालांकि अंत में जब फ्लैशबैक वाला स्वयं हावी हो गया, तो जिन लोगों ने ज्यादा दर्दनाक अंत के साथ जल्दी कोलोनोस्कोपी करवाई थी, उन्हें सबसे बुरा लगा। यह सर्वेक्षण समय और चोटियों और गर्तों के नियम की अनदेखी करने और हमारी गलत यादों के प्रभावों का एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान करता है। 8. इच्छाशक्ति। मन के फोकस को नियंत्रित करने से हमारे विचारों और व्यवहार पर नाटकीय प्रभाव पड़ सकता है। हमारा दिमाग काम के प्रकार के आधार पर ऊर्जा के विभिन्न स्तरों का उपयोग करता है। जब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और थोड़ी ऊर्जा होती है, तो हम संज्ञानात्मक सहजता की स्थिति में होते हैं। हालांकि जब ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो मन अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है और संज्ञानात्मक तनाव में चला जाता है। मस्तिष्क के ऊर्जा स्तरों में होने वाले ये परिवर्तन हमारे कार्य करने के तरीके पर नाटकीय प्रभाव डालते हैं। जब मन शांत होता है, तो भावनात्मक सिस्टम एक मन पर हावी हो जाता है और तार्किक और ऊर्जाघन सिस्टम 2 कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि हम अधिक सहज, रचनात्मक और निर्णय लेने में प्रसन्न होंगे, लेकिन हमसे गलतियां होने की संभावना भी अधिक होगी। जब हमारा मन तनावग्रस्त होता है, तो हमारी जागरूकता बढ़ जाती है और सिस्टम 2 नियंत्रण ले लेता है। सिस्टम 2 सिस्टम 1 की तुलना में हमारे निर्णयों की दोबारा जांच करता है, इसलिए भले ही हम कम रचनात्मक हों, हम कम गलतियां करेंगे। आप जानबूझकर मन द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, ताकि यह चुना जा सके कि प्रत्येक कार्य के लिए किस सिस्टम को मास्टर करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका संदेश अधिक प्रेरक हो, तो मन की शांत अवस्था में जाने का प्रयास करें। ऐसा करने का एक तरीका है बार बार दोहराई जाने वाली जानकारी के संपर्क में आना। अगर जानकारी हमें बार बार दी जाती है या याद रखना आसान होता है, तो यह ज्यादा प्रेरक बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार बार एक ही संदेश के संपर्क में आने पर मन अधिक सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए बदल गया है। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें अच्छी लगती है, तो हम मन की एक शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर, तनावग्रस्त मन हमें संख्याओं से जुड़े कामों में सफल होने में मदद करेगा। हम इस अवस्था में तब पहुंच सकते हैं जब हमें ऐसी जानकारी मिलती है जो भ्रामक तरीके से प्रस्तुत की जाती है, उदाहरण के लिए पढ़ने में मुश्किल फॉन्ट में। तब मन को समस्या को समझने के लिए अधिक ध्यान देना होगा और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना होगा, और इसलिए हमारे हार मानने की संभावना कम होगी। 9. जोखिम उठाएं। संभावनाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाता है?
इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि हम जोखिम का आकलन कैसे करते हैं। हम जिस तरह से विचारों का मूल्यांकन करते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं, वह इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि उन्हें कैसे प्रस्तुत किया जाता है। सिर्फ एक छोटी सी जानकारी बदलने या किसी कथन या प्रश्न पर जोर देने से हमारी प्रतिक्रिया में नाटकीय रूप से बदलाव आ सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम जोखिम का आकलन करने के तरीके में पा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक बार जब हम किसी जोखिम की संभावना निर्धारित कर लेंगे तो हर कोई इसे एक ही तरीके से देखेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। सावधानीपूर्वक गणना की गई संभावनाओं के साथ भी किसी संख्या के शब्दों को बदलने से हम जिस तरह से इसे देखते हैं वह बदल सकता है। उदाहरण के लिए, लोगों को किसी दुर्लभ घटना के घटित होने की संभावना सांख्यिकीय संभाव्यता के बजाय सापेक्ष आवृत्ति के संदर्भ में व्यक्त की गई संभावना से अधिक लगेगी। एक उदाहरण, जिसे मिस्टर एक्सपेरिमेंट जोन्स के नाम से भी जाना जाता है, में मनोचिकित्सकों के 2 समूहों से इस बारे में सलाह ली गई कि क्या इस समय मिस्टर जोन्स को मनोरोग अस्पताल से रिहा करना सुरक्षित है। एक समूह को बताया गया कि मिस्टर जोन्स जैसे रोगियों में दूसरों पर हमला करने की 10% संभावना होती है, और दूसरे समूह को बताया गया कि मिस्टर जोन्स जैसे 100 रोगियों में से 10 के हिंसा करने की संभावना होती है। परिणामस्वरूप समूह 2 में समूह 1 की तुलना में लोगों को रिहा करने से इनकार करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी थी। हमारा ध्यान सांख्यिकीय रूप से प्रासंगिक जानकारी से भी भटक जाता है, जिसे हर उपेक्षा के रूप में जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब हम स्पष्ट मानसिक छवियों के पक्ष में स्पष्ट आंकड़ों को अनदेखा करते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित 2 वाक्य, यह दवा बच्चों को बीमारी 1 से बचाएगी, लेकिन इसमें 0.001% स्थायी विकृति है, और इस दवा को लेने वाले 1 लाख बच्चों में से 1 स्थायी रूप से विकृत हो जाएगा। हालांकि दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, लेकिन बाद वाला वाक्य एक विकृत बच्चे की छवि को दर्शाता है और इसका प्रभाव अधिक होता है, और यही कारण है कि यह हमें इस दवा को लेने से हिचकिचाता है। 10. रोबोट नहीं, मनुष्य तर्क के आधार पर निर्णय क्यों नहीं लेते? व्यक्ति चुनाव कैसे करते हैं? प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने लंबे समय से तर्क दिया है कि लोग तर्कसंगत तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। उनका तर्क है कि हर कोई उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार चुनाव करता है, और जोर देते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति निर्णय लेते हैं तो वे केवल तर्कसंगत डेटा को देखते हैं और सबसे बड़ी कुल उपयोगिता वाले विकल्प को चुनते हैं। उदाहरण के लिए, उपयोगिता सिद्धांत निम्नलिखित वाक्य बनाएगा: यदि आप कीवी की अपेक्षा संतरे पसंद करते हैं तो आप कीवी मिलने की 10% संभावना की अपेक्षा संतरे मिलने की 10% संभावना को चुनेंगे। जाहिर है ना? इस क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों का सबसे प्रभावशाली समूह शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में केंद्रित है, और उनके सबसे प्रसिद्ध विद्वान मिल्टन फ्रीडमैन हैं। उपयोगिता सिद्धांत का उपयोग करते हुए शिकागो स्कूल ने माना कि बाजार में व्यक्ति सुपरतर्कसंगत निर्णय निर्माता थे, जिसे अर्थशास्त्री रिचर्ड थैलर और वकील कैस सनस्टीन ने बाद में इकोन्स कहा। व्यापारी के साथ प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है, अपनी तर्कसंगत आवश्यकताओं के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा आर्थिक लोग भी अपनी संपत्तियों का तर्कसंगत रूप से मूल्यांकन करते हैं, केवल इससे मिलने वाले लाभ में रुचि रखते हैं। तो कल्पना कीजिए कि 2 लोगों, जॉन और जेनी, दोनों की कुल संपत्ति $5 मिलियन है। उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार चूंकि उनके पास समान राशि है, इसलिए वे समान रूप से खुश होंगे। लेकिन अगर हम मामले को थोड़ा और जटिल बना दें तो क्या होगा? मान लीजिए कि $5 मिलियन की किस्मत एक दिन के जुए का नतीजा है, और दोनों की शुरुआत अलग अलग है। जॉन के पास शुरू में केवल $1 मिलियन है और अंत में उसे 5 गुना ज्यादा मिलता है, जबकि जेनी के पास $9 मिलियन हैं और उसे केवल $5 मिलियन का नुकसान होता है। क्या आपको अब भी लगता है कि जॉन और जेनी $5 मिलियन पाकर समान रूप से खुश हैं? जाहिर है, हम चीजों को महज उपयोगिता से ज्यादा आंकते हैं। जैसा कि हम अगले अनुभाग में देखेंगे, क्योंकि लोग उपयोगिता को उतने तर्कसंगत रूप से नहीं देखते हैं जितना उपयोगिता सिद्धांत दावा करता है, हम अजीब और तर्कहीन निर्णय ले सकते हैं। 11 झूठी छवियां। मनोविज्ञान दुनिया को समझाने के लिए एक पूर्ण चित्र बनाता है, लेकिन वे अक्सर अति आत्मविश्वास और झूठ को जन्म देते हैं। परिस्थितियों को समझने के लिए हमारा दिमाग संज्ञानात्मक सुसंगति का उपयोग करता है। हम विचारों और अवधारणाओं को समझाने के लिए पूर्ण मानसिक छवियों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे दिमाग में मौसम के बारे में बहुत सारी छवियां होती हैं। अगर हमारे पास गर्मियों के मौसम की तस्वीर है, तो शायद एक चमकदार,
गर्म सूरज की तस्वीर हमें बहुत पसीना बहाती है। चीजों को समझने में मदद करने के अलावा हम निर्णय लेने के लिए भी इन छवियों पर निर्भर करते हैं। निर्णय लेते समय हम इन छवियों का संदर्भ लेते हैं और उनके आधार पर धारणाएं और निष्कर्ष बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम जानना चाहते हैं कि गर्मियों में क्या पहनना है, तो हम अपने मन में गर्मियों की छवि के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। समस्या यह है कि हम इन छवियों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। भले ही सांख्यिकी और उपलब्ध डेटा इन मानसिक चित्रों को गलत साबित कर दें, फिर भी हम उन्हें अपना मार्गदर्शक मानेंगे। मौसम विज्ञानी को लग सकता है कि आज ठंड होगी, लेकिन आप अभी भी शॉर्ट्स और टी-शर्ट में हैं, जैसा कि आपकी मनमोहक गर्मियों की तस्वीर आपको बताती है। इसलिए आप बाहर आराम से बैठ सकते हैं। हम झूठी मानसिक छवियों पर अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या पर काबू पाने और बेहतर भविष्यवाणियां करने के तरीके हैं। त्रुटियों से बचने का एक तरीका संदर्भ वर्ग पूर्वानुमान का उपयोग करना है। सामान्य मानसिक छवियों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय अधिक सटीक भविष्यवाणियों के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, उन समयों के बारे में सोचें जब आप गर्मियों में बाहर गए थे और ठंड थी। आपने तब क्या पहना था? इसके अलावा आप मानक और झूठे पूर्वानुमानों के मामले में विशिष्ट उपायों की योजना बनाने के लिए एक दीर्घकालिक जोखिम नीति बना सकते हैं। तैयारी और बचाव के माध्यम से आप मानसिक छवियों के बजाय सबूतों पर भरोसा कर सकते हैं और अधिक सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हमारे मौसम के मामले में इसका मतलब है कि सुनिश्चित करने के लिए स्वेटर लाना। मुख्य संदेश: तेज और धीमी गति से सोचना हमें दिखाता है कि हमारा दिमाग दो प्रणालियों से बना है। सिस्टम एक सहज रूप से काम करता है और इसके लिए बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है। सिस्टम दो अधिक सावधानी से काम करता है और इसके लिए अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हमारे विचार और कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस समय कौन सी प्रणाली मस्तिष्क को नियंत्रित कर रही है। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।